you want. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रहा है आपके रमज़ान? नॉर्मली हम ये सेशन जो है वो फिजिकली किया करते थे एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट लॉट, लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट है कोविड के हवाले से, उसने ज़िंदगी में जो स्टैंडर्ड्स थे, जो प्रोटोकॉल्स थे, उनको बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो वी आर नाउ लिविंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड एंड इसको हम कह रहे हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। कोविड, एज वी लिव इनटू दिस कोविड ईरा, इससे एक चीज जो जैसे रमजान भी साथ ही आ गया, तो लोग कह रहे हैं यार इस हवाले से तो कोविड अच्छा है कि हमें कुछ टाइम मिल जा रहा है और हम इबादत कर रहे हैं। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने इस तरह रखी कि उसका कोई एलिमेंट जो है वो बुरा होता है तो कोई एलिमेंट उसमें अच्छाई का भी होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप लोग सारे सेहतमंद होंगे और अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इससे। To begin with my introduction, my name is Saeed Irfan Ahmed. I'm also a pharmacist by profession. It was like back in the 90s when I did my pharmacy. Worked with the multinationals like MSD, जो MSD हुआ करती थी, अब तो नहीं है, अब दूसरे नाम से वो कंपनी काम करती है। वेलकम होती थी जो अब GSK है। Then I went to Canada in 2006. वहाँ फिर मैंने काम किया और 1997 में मैं कनाडा चला गया और वहाँ मैंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। और 2006 में मेरा लास्ट असाइनमेंट वाज विद वॉलमार्ट फार्मेसी इन टोरंटो कनाडा, एंड देन आई केम बैक इन 2006 और सिंस देन आई एम विद फार्मीवो प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ भी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम किया, HR डिपार्टमेंट सारा इस्टेब्लिश किया और ट्रेनिंग में रोल प्ले करता रहा हूँ, और अभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग उसको मैं देख रहा हूँ सारा। तो फार्मेसी चाहिए, चूँकि मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट भी हूँ, ये मेरा पैशन भी है, इसलिए फार्मेसी के हवाले से हम चीज़ें करते भी रहते हैं और उसके बाद भी करते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कोप ऑफ फार्मेसी है, राइट। और फार्मेसी का स्कोप जो है वो इवॉल्व हुआ है। इनिशियली फार्मासिस्ट जो थे वो बहुत ही काइंड ऑफ एक टिपिकल जॉब किया करते थे कि बस जनाब वो खड़े होना है, उन्हें दवा दे देनी है। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका फार्मासिस्ट का रोल जो है वो इवॉल्व हुआ है। बाद लोग जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो, और ये काफ़ी ज़माने से ये लेगेसी चली आ रही है कि जो लोग मेडिकल या प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले से रह जाते हैं वो कहते हैं यार हमारी सेकंड चॉइस जो थी वो फार्मेसी थी, इसलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन मैं उनसे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो फार्मेसी प्रोफेशन में जो लोग इस तरह आए हैं कि वो वहाँ से रह गए थे, तो लातादार फार्मासिस्ट को मैं देखता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा एज अ फार्मासिस्ट परफॉर्म किया, ना सिर्फ लोकली बल्कि ग्लोबली। तो आपको ये सुन के खुशी होनी चाहिए कि आप अगर फार्मेसी प्रोफेशन में आ गए हैं और डॉक्टर बनने की जो तमन्ना थी वो पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने इसमें ज़रूर आपके लिए कोई अच्छी चीज़ रखी होगी और आप एज अ फार्मासिस्ट विद इट्स इवॉल्विंग रोल बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और चूँकि ये तो एवर इवॉल्विंग रोल है इसका, तो ये चीज़ एक्सपैंड होती चली जा रही है। तो आई बिलीव कि मैंने जो यहाँ लिखा है फार्मेसी अ राइट चॉइस, तो इंडीड इट्स अ राइट चॉइस। और जो लोग इंशाल्लाह फार्मेसिस्ट बन के निकलेंगे तो वो इस चीज़ को देख पाएंगे कि ये एक अच्छा डिसीजन था। हम थोड़ी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP एंड WHO ने डेवलप किया कुछ अर्से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ 7 स्टार फार्मासिस्ट का।
जो ये कहता है कि फार्मासिस्ट जो है वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सिर्फ आपका काम ये नहीं कि आपने व्हाइट कोट पहना, खड़े हो गए और जो प्रिस्क्रिप्शन आया उस पर आपने दवा दे दी। नो, फार्मासिस्ट की जो जो रोल की इंटेंसिटी है, जो जिस तरह ये एक्सपैंड हुआ है, जिस तरह इसका रोल बढ़ा है, उसमें आपको एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी की जरूरत पड़ती है, जिसमें यू शुड बी एन एक्टिव कम्युनिकेटर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, केयर गिवर, डिसीजन मेकर और लीडर, उसके अलावा एक अच्छा मैनेजर। इस सारी खूबियां होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे फार्मासिस्ट के तौर पे सामने आ सकते हैं और अपना वैल्यू एडिशन दे सकते हैं माशरे को। तो ये इस पे भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर बात करें कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे किस तरह हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ज़हन में ज़रूर रहे कि फार्मासिस्ट किसी एक टाइटल का नाम नहीं है, बल्कि एक 360 डिग्री काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है जो मुख्तलिफ जगहों पे अपना वैल्यू एडिशन कर रही होती है, मुख्तलिफ कैपेसिटी में रहते हुए। HBR का एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक बहुत ही स्टीम किस्म का मैगजीन है जो US से निकलता है, और उसमें मैं एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ एक पैराग्राफ मुझे नजर आया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। गाइसिंजर हेल्थ सिस्टम पेंसिल्वेनिया में एक पूरा हेल्थ का सिस्टम है जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, और एक कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने इस चीज को इवेलुएट किया कि फार्मासिस्ट का रोल किस तरह बेहतर हुआ है, इवॉल्व हुआ है, तो ये रिजल्ट आया कि जहां फार्मासिस्ट दूसरी पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स के साथ मिलकर एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, उन जगहों पे जैसे यहाँ लिखा है कि फ्यूअर स्ट्रोक्स, जो फारिज वगैरह के केसेस हैं वो बहुत कम हो गए। एम्पुटेशंस हैं, जैसे डायबिटीज के लोगों को चूंकि उनकी नर्व्स खराब हो जाती हैं तो वहाँ उनके लिम्स जो हैं उनमें खून नहीं पहुंच पा रहा था, गैंग्रीन होता है, उसको काटना पड़ता है, तो वो केसेस बहुत कम हो गए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट्स कम हो गए लोगों के, क्योंकि वो प्रॉपरली गाइडेड बाय द फार्मासिस्ट दवाएं यूज कर रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम हो गई, इससे कॉस्ट कम हो गई काफी हेल्थ केयर की। तो ये भी एक चीज है कि फार्मासिस्ट का टीम में होना, एक जो मेडिकल टीम होती है वो अब ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल हो गया है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि इसके बगैर काम ही नहीं चलता आपका। तो ये चीज जरूर इस्टेब्लिश करती है कि फार्मासिस्ट की अहमियत दिन ब दिन किस तरह बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें पाकिस्तान में या और जगहों पे भी, एक प्रेफरेंस होती है लोगों की, वो इंडस्ट्री में जाने की होती है। यानी जहां आप प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म की जॉब है, क्योंकि आप डायरेक्ट इंसानी जानों से जो है वो डील कर रहे होते हैं। जो दवाएं आप बनाते हैं वो इंसानी जानों को जाके इंसान ने यूज करनी होती हैं। बहुत सारे डिबैकल्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड भी हो चुके हैं कि अगर यहाँ इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए तो इससे काफ़ी लोग जो है उनकी ज़िंदगियाँ असरअंदाज हो सकती हैं, और इस पर फैटेलिटीज़ भी हो सकती हैं, कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं। बहुत कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी जिनके ये केसेस हुए हैं, और उससे काफ़ी लोग जो है उनकी डेथ हो गई। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ये बताती है कि जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट उनमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस किस्म की जॉब है। तो ये एक जगह है जहाँ फार्मासिस्ट जो है वो जा सकते हैं। एक दूसरी जो इवॉल्विंग फील्ड है वो सप्लाई चेन की है। रिसेंटली इसने बड़ी फेम हासिल की है इस फील्ड ने, और अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज जो हैं इसमें MBAs भी ऑफर कर रही हैं। और एक लोग ये कहते हैं कि जिस कंपनी की सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है वहाँ मसले ऑलमोस्ट 60-70% वैसे ही कम हो जाते हैं। और सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि रॉ मटेरियल आप लेते हैं दवा का, जैसे हम चाइना से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, वहां से लेके जब कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो वो सारी चीजें आपस में बाहम जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरी एक चेन कहलाती है।
रॉ मटेरियल से लेके सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो हर जगह पे जो है वो फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारी जो है सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल और एजुकेटेड फार्मासिस्ट या लिटरेट फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ये काम आप ऐसे लोगों के हाथ में दे दें जो फार्मेसी के हवाले से इतने अवेयर नहीं है, तो एक्सीडेंट के या और दूसरी चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक एरिया है जहाँ फार्मासिस्ट जो है वो जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एक जगह है जो कंपनीज में काम कर रही होती है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हमारी क्लोप्लेट एक दवा है, दैट इज क्लोपिडोग्रेल, जिसको हम ब्लड थिनिंग दवा कहते हैं। इसके अलावा एक और आती है जिसको हम एस्पिरिन भी कहते हैं, यानी एस्पिरिन भी वही काम करती है और जो क्लोपिडोग्रेल है वो भी वो काम करती है। तो इस लेवल पे जैसे हमारे सोचा कि यार बाद दफा डॉक्टर जो है वो एस्पिरिन भी आपको प्रिस्क्राइब करता है, क्लोपिडोग्रेल भी आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो उसकी कंप्लायंस का मसला आता है, यानी कि एक दवा लेनी है, 2 दवा लेनी है, तो दवाएं जितनी बढ़ती चली जाएंगी उतना ज़्यादा कंप्लायंस कम होता जाएगा, यानी पेशेंट कभी लेना भूल जाएगा या मिस कर जाएगा। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जनाब एक क्रिएटिविटी ये की कि टैबलेट इन टैबलेट जो है वो डेवलप की, यानी क्लोपिडोग्रेल के मॉलिक्यूल में एस्पिरिन आपने डाल दिया, जिससे वो एक ही में दोनों टैबलेट्स आ गई, तो उससे कंप्लायंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये भी है जहाँ आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। एक इलाका जो है वो जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सारे लॉज से रिलेटेड या रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली। हमारे जो ट्रैप है उसके जितने भी वहाँ डोजियर पर आपने देना है या चीज़ें पास करानी है, या उनके जो ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो सारे सबमिट करनी हैं, उनको रिव्यू आपने किस तरह, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा एक डोजियर बनता है जिसको डोजियर कहते हैं, और उस पर काम करना वो भी एक जो है वो स्पेशलाइज्ड जॉब है जो फार्मासिस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसमें फार्मासिस्ट ही को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो जो फर्ज करेगा फिलीपीन में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या मे बी कंबोडिया में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी और में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपसे डोजियर मांगते हैं, कौन कौन सी ड्रग आप वहाँ मार्केट करना चाह रहे हैं, तो उसके पूरा डोजियर उनको चाहिए, उसकी जो एपीआई क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट क्या है उसका, उसमें एक्सीपिएंट्स क्या है, उसके अंदर जो है वो सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा, तो उसके ट्रायल्स हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो किस तरह के हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस सारे डोजियर में आपको लिखने होते हैं। तो ये भी स्पेशलाइज्ड जॉब है जो आप कर सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं आप। अच्छा, नॉर्मली इंडस्ट्री में या और जगहों पे जैसे हमने बात की, वहाँ जब किस तरह आपका करियर शुरू होता है और आप किस तरह मूव ऑन करते हैं, मैंने स्टार्ट विद नॉर्मली ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी भी लिया जाता है, इंटर्न भी लिया जाता है, फिर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मे बी 1-2 सालों में आप सीनियर ऑफिसर हो जाते हैं, देन यू मूव ऑन टू एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट मैनेजर, जीएम, इस तरह आप ऊपर चलते चले जाते हैं। तो इस तरह आपका कैरियर जो आगे मूव करता है। नॉर्मली जो आपका पैकेज होता है उसमें ग्रॉस सैलरी होती है आपकी, मोबाइल अलाउंस होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, एलएफए मिलता है आपको, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी होती है, ओपीडी होती है, और मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ तरीके से ये वेरी करती है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ जो नॉर्मली मेल हजरात में होती है, जो मेल हजरात फार्मेसी पढ़ रहे होते हैं, वो केस में ले फीमेल्स भी जाती हैं, वो सेल्स एंड मार्केटिंग है, क्योंकि शायद ये ज़्यादा चीज़ ग्लिटर करती है या ज़्यादा चार्मिंग लगती है लोगों को, तो इसमें भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है कि फार्मेसी करके मैं इस तरफ जाऊं। और ये सेल्स आपको काइंड ऑफ ये है कि आप जब उस स्ट्रेटजी को, जो मार्केटिंग आपको बना के देती है, उसको जब आप जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इससे जाहिर है फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो कहलाती है। नॉर्मली मार्केटिंग में प्रेफर करते हैं फार्मासिस्ट जाना,
लेकिन उससे पहले सेल्स का एक्सपीरियंस भी उनके लिए बहुत मुफीद होता है अगर वो ले लें। और इसमें नॉर्मली फार्मेसी के बाद MBA प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको MBA हेड स्टार्ट देता है और उसके बगैर आप अपने आप को डिफिशिएंट महसूस करते हैं। अच्छा, सेल्स में नॉर्मली आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टार्ट करते हैं, फिर फील्ड मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर्स होते हैं, अब इस तरह आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मली स्टार्ट विद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, then you become the product manager, group product manager, business manager, marketing manager, director sales and marketing, और इस तरह जो है आपका कैरियर जो है वो मूव करता है। प्रैक्टिस सेटिंग की हम बात करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है उसमें भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ काफ़ी ये चीज़ ऑफर हो रही है, जो शायद पहले इतनी नहीं थी। लियाकत नेशनल है, आगा खान है, शौकत खानम है, काफ़ी हॉस्पिटल हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी अपनी ट्रू स्पिरिट में जो है वो ऑफर कर रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें जैसे इन पेशेंट फार्मेसी सर्विसेज होती हैं, आउट पेशेंट एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी सर्विस, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे होते हैं, कंपाउंडिंग चीज़ों को कंपाउंड बना के डिस्पेंस करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हॉस्पिटल की जो फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको आप किस तरह लेके चल रहे होते हैं कि कौन सी दवाएं कम पड़ रही हैं उनको मंगाना है, कौन सी किन किन दवाओं को ज़्यादा डॉक्टर लिख रहा है उनको किस तरह मैनेज करना है। फिर फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ, उसको एडमिन को लेके चलना, जो हमने शुरू में 7 स्टार फार्मेसिस्ट की बात की है कि यू शुड बी अ गुड मैनेजर, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ आपको काम आ रही होती हैं। फिर उसकी फॉर्मुलरी बनती है साल में कि आप पूरी 1 साल की फॉर्मुलरी बना लेते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी पूरे साल में, तो एक साथ ही आप उसकी परचेजिंग कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी जिस तरह आपका करियर प्रोसीड करता है उसमें फार्मासिस्ट, स्टाफ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर, ये इस तरह पूरा पिरामिड जो है वो ऊपर जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी की हम बात करें, इसको आप रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। उसमें ओवर द काउंटर मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, गाइड करना है पेशेंट को। अब जैसे बहुत सारी रिटेल फार्मेसीज जो हैं वो खुल गई हैं, दिवाको का नाम है, एक अहद एक फार्मेसी है वो खुल गई है, और बहुत सारी जो है वो रिटेल फार्मेसीज जो हैं वो खुल गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि जो पहले हालात थे उससे बेहतर हालात हैं, जहाँ कोई नॉन क्वालिफाइड बंदा जो है वो रिटेल फार्मेसी में खड़ा हो जाता था और उसको कुछ पता नहीं होता था कि ड्रग कंट्रैक्शन क्या होगा, किसके साथ क्या देना है क्या नहीं देना। तो अब जिस तरह अच्छी सोफिस्टिकेटेड फार्मेसीज जो हैं वो वजूद में आ रही हैं, उस तरह फार्मेसी ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगेन वहाँ भी डिस्पेंस करना, प्रिस्क्रिप्शन, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को देखना कि कंपैटिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो नॉर्मली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इम्पीड करते हैं या उसको होने से रोकते हैं। अब अगर डॉक्टर ने लिख दिया, क्योंकि उसका फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड शायद उस तरह नहीं होता जिस तरह फार्मासिस्ट का होता है, तो अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है कि PPI भी लिखी हुई है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी लिखा हुआ, तो आप जरूर डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि जनाब ये चीज़ जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकती है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वहाँ आपकी एक्सपर्टीज है और पेशेंट को बहुत सारी मुश्किलात से जो है वो बचा सकती है। ये हमने US में और कनाडा में भी यही देखा है कि फार्मासिस्ट आर एम्पावर्ड, दे कैन टॉक टू द डॉक्टर अबाउट देयर प्रिस्क्रिप्शन, और डॉक्टर उस बात को सुनता है और जरूरत पड़ने पे समझता है जब उसको कि चेंज करना है तो चेंज भी करता है। एकेडमिया में आप एक जरूर एक, एक आप ऑप्ट कर सकते हैं जाना, लाइक एज अ टीचर, और काफ़ी कामयाब लोग हैं जो इसमें गए हैं, और हम भी हैं, और आपने भी देखा आपकी जो टीचर्स हैं, हमारे भी जो टीचर्स हैं वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने इसको ऑप्ट किया था। और अगर ये टीचर्स ना हो तो फिर जाहिर है हम भी ना हो, स्टूडेंट भी ना हो। तो ये भी एक बहुत एक अच्छा एक जगह है जहाँ फार्मासिस्ट जो है वो अपनी जो क्वालिफिकेशन हैं उनको यूज़ कर सकता है, नए फार्मासिस्ट को तैयार कर सकता है और आगे भेज सकता है। टीचिंग है इसमें, आप फिर हायर एजुकेशन परसू करते हैं लाइक PhD या ये सारी चीज़ें।
फिर एक जो हमारे यहाँ बड़ा लोग जिसपे इंटरेस्ट शो करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब है, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाऊँ मैं किसी तरह। तो ऑफ कोर्स ये भी एक एरिया है जहाँ आप जा सकते हैं, लाइक यू कैन स्टार्ट विद ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, इस तरह फिर आपका जो है वो पिरामिड जो है वो ऊपर जाता है। लेकिन ये जो जिसमें रिक्रूटमेंट है वो बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके थ्रू होती है। BS 17 आपको ज़ाहिर स्टार्ट होते हैं आप वहाँ से, और फिर आगे जाते हैं। मिनिमम एज 21 होती है, मैक्सिमम 30 होती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑल्सो एक ऐसा एरिया है जहाँ फार्मासिस्ट जो है जाके अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसा एरिया है जो कि स्टिल इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जाते, बट स्टिल इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क और जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से। कराची यूनिवर्सिटी में HEJ बड़ा मशहूर हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ केमिस्ट्री, एंड डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च। और इसका मेन मकसद ये होता है कि ट्रांसलेट बेसिक साइंटिफिक डिस्कवरीज इनटू न्यू थेरेपीज। तो नई थेरेपीज आप किस तरह लेके आएंगे, किस तरह की नई बीमारियां आ रही हैं, उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं। कोविड में भी हम देख रहे हैं कि बहुत रिसर्च हुई है। जिस तरह हमने ये देखा कि स्टूडेंट ने जो है वो वेंटिलेटर बना लिए या कोविड टेस्ट किट बना ली। तो इसी तरह आप रिसर्च कर करके नई चीज़ें जो है वो सामने लेके आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कुछ कोई अपनी खुद फार्मेसी खोलना चाहता है तो वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिमांडिंग इसलिए ज़ाहिर है क्योंकि आपका अपना बिजनेस होता है तो आपको हर चीज़ खुद देखनी पड़ती है, बट स्टिल इसमें भी लोग गए हैं और काफ़ी सक्सेस उनको मिली है, क्योंकि दे आर देयर ओन बॉस, नोबडी इज देयर टू बॉस हिम अराउंड। जो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा एरिया है जहाँ वो यहाँ अपना कैरियर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो जब मैं ज़ाहिर फिजिकली मैंने पिछले दिनों में भी जब लेक्चर दिए हैं कोविड से पहले, तो बड़ा एक आंखों में चमक आ जाती है कि यार हमें बाहर जाना है। मैं पूछता हूँ कितने लोगों को बाहर जाना है, तो काफ़ी लोग उस पर हाथ रेस करते हैं। तो जाहिर है ये भी एक एरिया है और इनकरेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आप हासिल करते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस में बड़ा ऐड होता है, आपकी नॉलेज में बहुत ऐड होता है। जो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ लोग ऑप्ट करते हैं जाना, उसमें सबसे पहले तो USA है। उसमें डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, लाइक FPGE, FPGEC है, NAPLEX है, MPJE है। फिर कनाडा में अगर आप बात करें, इवेलुएटिंग एग्जाम होता है वहाँ पहले, उसके बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है थ्योरी का, उसके बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है OSCE का, जिसमें स्टेशन होते हैं और एक मॉक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें आप फार्मेसिस्ट खड़े होते हैं और आपको इन्विजिलेटर जो आपके एग्जामिन करने वाले हैं वो शीशे के दूसरी तरफ होते हैं, वन वे ग्लास लगा हुआ होता है। एक मॉक पेशेंट आता है और फिर वो सारी चीज़ें आपकी देखते हैं कि आप उसको ग्रीट किस तरह कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट किस तरह कर रहे हैं, आप उसको काउंसल किस तरह कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें OSCE में होती हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। UK में जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल है, ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड भी कुछ लोग गए हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एग्जाम होते हैं, वहाँ भी हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे फार्मासिस्ट गए हैं और दे आर स्टिल वर्किंग देयर। तो ये कुछ जगह जहाँ आप जा सकते हैं और वो एग्जाम दे के आप एज अ फार्मासिस्ट वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा एरिया है जो कि काइंड ऑफ अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया कह लें, जहाँ लोग कम गए हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ काफ़ी स्कोप है और आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टासेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर इमेजिंग प्रोस्टेट कैंसर में, तो वहाँ भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। ग्लोफिल है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है किडनी की जो परफॉर्मेंस है उसको नापने के लिए ड्रग यूज होती है। कोलीटेक है, हेपेटोबिलियरी इमेजिंग है, उसमें ये यूज होती है।
इसके अलावा एक फोरेंसिक जो एस्पेक्ट है इसका, कि जब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो बहुत सारे क्राइम्स में, जहाँ फर्ज करें किसी ने कोई पॉइजनस चीज खा ली या कोई और ऐसा मामला हो गया जहाँ फार्मासिस्ट की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा फोरेंसिक एरिया है जहाँ फार्मासिस्ट जा सकते हैं। जैसे पंजाब में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो वो काम कर रही है, और उनका टैगलाइन है फ्यूलिंग द क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो फार्मासिस्ट का ये भी एक ऐसा रोल है जो अब जो है वो डेवलप हो रहा है, और यहाँ भी लोग जो है वो जाते हैं। सिंध का मुझे आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, लेकिन पंजाब में तो उस पर काम हो रहा है। एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की भी एक फील्ड है जिसमें फार्मासिस्ट जा सकते हैं। इज अ मेडिकल लैंग्वेज स्पेशलिस्ट होता है वो, जो कि पेशेंट केयर के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली जो है वो स्टोर करता है। और ये भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स होती हैं जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं, और उनको एक अच्छा फार्मासिस्ट असिस्ट ही जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। ये तो कुछ वो फील्ड्स हो गई जिनमें फार्मासिस्ट जो है वो जाते हैं और अपना नाम बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं फार्मेसी प्रोफेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बज़वर्ड है आजकल, और हर चीज़ में आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आ रहा होता है, और उस पर बेस करती हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एप्लीकेशंस हैं जिन पे बहुत सारे लोग, वो कंपनीज जो हैं वो यूज़ भी कर रही हैं। इसमें एक IBM वॉटसन एक कंप्यूटर है जो कि इंटरप्रेट करता है मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर एंड डेटा, ताकि उस रिसर्च को किसी ऐसे फॉर्म में लाया जा सके जिससे आप नई मेडिकेशंस को वो जो है वो डेवलप कर सकें। मुमकिन है आपको ये चीज़ पाकिस्तान में तो ना मिले, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि ग्लोबली क्या हो रहा है। तो जब चीज़ें ग्लोबली होती है तो कुछ अर्से बाद पाकिस्तान आ भी जाती है, तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दीज थिंग। जब ये चीज़ आप तक पहुंचे तो आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह ये चीज़ काम कर रही है। मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत बनाती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वो अपना वो किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओबेसिटी के पेशेंट हैं या बहुत ओवरवेट पेशेंट है, वो अपना वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इंसुलिन किस तरह ले सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ आपको इसकी भी नो हाउ ज़रूरी है, किस तरह ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो वर्क करती है। प्रिंटेबल मेडिकेशन, ये भी एक ऐसा एरिया है जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। 3D प्रिंटिंग है उसमें, इवन ये कि पिल्स तक जो है वो बन जाती हैं। आप उसको कमांड दे दें कंप्यूटर को, वो आपको आपकी मेडिसिन प्रिंट करके दे देगा। तो ये भी एक नियर फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी कस्टमाइज्ड ड्रग आप बताएं उसको जाके फार्मेसी पे, और वो कंप्यूटर में डाले और आपकी ड्रग जो वो प्रिंट होकर आपको वहीं ठक ठक मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी स्कोप ऑफ फार्मेसी के हवाले से और लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से, तो जो मैंने आपसे शेयर की। होपफुली आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि किन किन जगहों पे क्या क्या काम हो रहा है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ये आप पोस्ट कर सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर कॉमेंट कर दें। कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट इट इनटू द बॉक्स। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क।
क्वेश्चन नहीं है। क्या बताएं? क्या नाम है? फाती आ रही। आप थोड़ा सा इसको इलेबरेट कीजिएगा प्लीज क्वेश्चन को। अच्छा, यूएई के जो एग्जाम है वो उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्जाम लेता है। उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने आई नेवर अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। इट वाज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेट मी सी, अगर मुझे कहीं से मिलता है तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब है उसमें वही उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि जो प्रॉपर जो लेजिटिमेट ड्रग्स हैं वो सप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कहीं स्पूरियस या काउंटरफीट ड्रग्स जो हैं वो तो सप्लाई नहीं हो रही हैं। तो उनकी बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये भी होता है कि सरप्राइज चेक करें जाके स्टोर्स पे कि वहाँ कोई फार्मासिस्ट काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई क्वालिफाइड आदमी बैठा है या नहीं बैठा है, और ड्रग्स जो हैं वो कोई स्पूरियस ड्रग्स तो नहीं बेची जा रही जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा हो। बाकी उसकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्कोप नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसकी डिटेल्स अगर होंगी तो इंशाल्लाह आप उससे बात कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा। जी हाँ, देखें, फार्मेसी करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो एचआर को नॉर्मली अप्रोच किया जाता है, और बाज़ दफ़ा एचआर भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अप्रोच करता है जब उनको लोग चाहिए होते हैं। तो ये बायलैटरल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप चाह रही हैं कि मैं फलां कंपनी में एक्स कंपनी में जाना चाहती हूँ, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद देयर एचआर, और वो नॉर्मली एप्लीकेशन आपकी ले लेते हैं और अपना डेटा बैंक में रख लेते हैं। और जब ज़रूरत होती है उसके बाद उसको वो स्क्रीन करने के बाद या तो अगर इंटर्नशिप है तो उसके लिए आपको बुला लेते हैं, या मैनेजमेंट ट्रेनिंग है तो उसके लिए बुला लेते हैं। लेकिन आप उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप एक दफ़ा ये नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन देके जो है वो आपने कहा यार अब ये मुझे कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगी, नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली परस्यू करना पड़ता है क्योंकि इतनी एप्लीकेशन आती हैं कि वो कहीं दब जाती हैं। तो आपको मुस्तकिल रिमाइंडर्स देने होते हैं और बार बार उनको याद दिलाना होता है, तो फिर जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो नज़र में रहती है, क्योंकि सो मेनी पीपल आर गेटिंग ग्रेजुएटेड, और उसकी वजह से वो सिलसिला जो वो आपका बहुत नीचे चला जा सकता है। इस तरह जो है ना आप इंडस्ट्री में दाखिल हो सकते हैं। क्वारंटीन, अच्छा, उसमें जैसे मैंने कहा कि अनयूजुअल हालात में अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर लोग हम तक नहीं आ सकते तो हम लोगों तक चले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी जहां इवन ये कि डॉक्टर्स जो है ना वो जो है मरीजों को देखने उनके घर जा रहे हैं। तो क्वारंटीन में या कोविड में अगर आप अपने घर में हैं और आपको या आपके घर वालों में से किसी को कोई और प्रॉब्लम है जो कि कोविड से रिलेटेड नहीं है, और वो नहीं चाह रहे कि घर से बाहर जाएं, तो ये फैसिलिटीज मुख्तलिफ जगहों पे प्रोवाइड की जा रही हैं कि आपको घर पे ही आके देख लिया जाए। तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन में मार्केट में जिस पे लोग काम कर रहे हैं, और आज ही मेरी एक कलीग से बात हो रही थी कि डॉक्टर्स भी उन घर तक जा रहे हैं जो कि और जाके वहाँ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद नवाज से पूछना है सर, मार्केटिंग के बारे में कुछ बता दें, उसमें फार्मेसी के जो क्या रोल हो सकता है बता। मोहम्मद अहमद नवाज और यूनिवर्सिटी
अहमद नवाज और मुनव्वर सिद्दीकी, आपको तो सवाल है सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से। मैंने आपसे अर्ज किया था कि दोनों पैरेलल चलते हैं। सेल्स और मार्केटिंग जो है वो टैक्टिकल है, यानी कि आप बैठ के पूरा प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान के मैंने ये जो ड्रग मैं लेके आ रहा हूँ ये इसकी मार्केट कहाँ है, बच्चों में है, बड़ों में है, और इसमें जो है वो कितने प्लेयर्स काम कर रहे हैं, कितनी कंपनीज ऑलरेडी जो है वो इसमें हैं, इस सेगमेंट का ग्रोथ रेट क्या है, 15% से मार्केट ग्रो कर रही है, 20% से कर रही है, 30% से कर रही है, और दूसरी मार्केट जो है वो कितने परसेंट से कर रही है। तो उसके बाद आप पूरा एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद जब प्लान बन जाता है कि जनाब ये हमारे टारगेट डॉक्टर्स होंगे, हम इन पे जाके बात करेंगे, इस स्पेशलिटी में बात करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा, मुझे मे बी पहले साल में 10 लाख की सेल करनी है, तो ये सेल्स मेरी कहाँ से आएगी, तो वो पूरा मार्केटिंग प्लान बनता है। उसके बाद उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सेल्स टीम की जरूरत होती है, फिर आप सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करती है, और फिर आप उसको मुस्तकिल इवेलुएट करते रहते हैं कि मैंने जो इनिशियली प्लान बनाया था वो कितना कारामद हुआ। तो ये मार्केटिंग में आप चीजें देख रहे होते हैं। फिर आप हर साल कंपनी की मार्केटिंग टीम जो है, मैनेजमेंट जो है वो मिलकर कंपनी की ग्रोथ रेट बनाती है कि यार अगर मैं अभी पाकिस्तान में 20th नंबर पे हूँ एज अ कंपनी, तो क्या मैं 18 पे आ सकता हूँ अगले साल, तो किस तरह आ सकता हूँ, ये पूरी प्लानिंग होती है। तो इस तरह सेल्स और मार्केटिंग जो है वो साथ साथ मूव करते हैं। जी हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम में ऑफ कोर्स पॉलिसी में फार्मासिस्ट का रोल बहुत अहम है। जैसे ट्रैप की हम बात करते हैं तो पॉलिसीज तो वहीं से आती हैं, वो सारी चीजें बना रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वहाँ फार्मासिस्ट ही काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो वो ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी टेक्निकल नॉलेज होती है, और वो टेक्निकल नॉलेज के बगैर आप पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो वहाँ ऑफ कोर्स फार्मासिस्ट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट करो सवाल। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी में हम ये देखते हैं कि बदकिस्मती है पाकिस्तान के लिए कि फार्मासिस्ट के रोल में कोई ऐसा बंदा खड़ा होता है जो क्वालिफाइड नहीं होता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फार्मासिस्ट आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर द ट्रू रोल एज अ फार्मासिस्ट। आज भी आप चले जाएं गली मोहल्लों में, अगर कोई स्टोर खुला हुआ है, मेडिकल स्टोर है किसी का, जो है वो लाइसेंस लगा हुआ है फार्मासिस्ट का, वो पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन जो बंदा दे रहा है उसको कुछ पता नहीं होता कि मैं जो ड्रग दे रहा हूँ वो ठीक दे रहा हूँ, क्योंकि बाज ड्रग्स के नाम भी मिलते जुलते होते हैं। अभी मैंने अर्लियर जो बात की ड्रग इंटरेक्शन की, उसका भी उसको नहीं पता होता, तो वो किस तरह काउंसिल कर सकता है, किस तरह गाइड कर सकता है। तो कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं जो काम कर रही है कि फार्मासिस्ट को उनका ट्रू जो मुकाम है वो दिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ कामयाबी भी हुई है, लेकिन स्टिल काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो जब फार्मासिस्ट अपने सही मुकाम पे आ जाएगा तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी फार्मेसी का जो रोल है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा बहुत। तो फार्मासिस्ट को अपनी जगह पे लाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मार्केटिंग में गर्ल्स का बिल्कुल रोल होता है। फीमेल्स बहुत अच्छी मार्केटियर्स होती हैं, बल्कि कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनकी हेड ही जो है फीमेल्स हैं, वो कंपनी को बहुत अच्छा लेके चल रही हैं। तो और लोकल्स में भी, मल्टीनेशनल में भी खवातीन जाती हैं। और मैं तो देखें, मैं जो मेरे लेकिन मेल भी अच्छे ही होते हैं, बट स्टिल जी बिल्कुल उनका रोल है, और वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है मार्केटिंग में जाके, वो कामयाब हो सकती है। जी, आप उनके साथ कोरस्पॉन्डेंस कर सकती हैं, या मे बी नेट पे तो आजकल हर चीज़ अवेलेबल है कि किसी, अगर फर्ज करें कि आपने यूएस में जाना है, और यूएस में अगर आपको कुछ जानने वाला फार्मासिस्ट काम कर रहा है तो वो और आसान हो जाता है। नेट पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको गाइड करती है कि यार
ये चीज़ें अगर मैं कर लूँ, प्रिपेयर करके जाऊँ और वहाँ एग्जाम दे दूँ तो बिल्कुल वो हो सकता है। लेकिन उसमें ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है कि आपका कोई बंदा वहाँ ऐसा जानने वाला अगर है जिसने एग्जाम दिया है, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर गाइड करेगा बजाय इसके कि आप नेट पे सर्फ करें, जो कि एक बड़ा मेहनत तलब काम है और शायद वो मतलब की चीज़ उस तरह नहीं मिल पाती। तो हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप जाएँ तैयारी करके और वहाँ एग्जाम में अपीयर हों और एग्जाम पास करें, बिल्कुल हो सकता है। लोग करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, यूएस में भी करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, जो मैंने 7 स्टार उसकी बात की आपसे, फार्मासिस्ट की जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें एक तो ज़ाहिर एक नॉलेज भी बड़ा उसका अहम रोल है। अब फर्ज करें 100 फार्मासिस्ट निकलते हैं, तो आप अगर असेस करें तो उनका हर एक का नॉलेज लेवल एक जैसा नहीं होता। किसी भी जॉब में जाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए उस फील्ड की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने आप को पहले तो नॉलेजेबल बनाएं। क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी जिस हद तक भी जा सकते हैं नॉलेज हासिल करने में, उसको ज़रूर हासिल करें। उसके लिए आपकी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फार्मास्यूटिक्स का ज़ाहिर है ऑफ कोर्स बड़ा रोल होता है उसमें, तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कि आप सोचते किस तरह हैं, मुख्तलिफ टेंजेंट्स को मिला के किस तरह एक कंपोजिट पिक्चर बनाते हैं। डिफरेंट जो जिक्सॉ पजल होता है वो सारा मिलके ही एक तस्वीर बनता है। तो नॉलेज है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें जो आपको एज अ गुड क्लिनिकल फार्मेसी की शक्ल दे सकती हैं। जी, आप एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्या है लास्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हालात जो है ना जिस तरह जा रहे हैं, अब तो मैंने बहुत सारी ख्वातीन देखी हैं, स्कूटियाँ चलाती हैं वो, और माशाल्लाह सेल्फ रिलायंट है वो, किसी पे उनको भरोसा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा ये जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें ख़वातीन के लिए थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि ये काम बिल्कुल हो सकता है, या ऐसा नहीं है ये काम नहीं हो सकता। अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चूंकि गर्ल्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो वो एक बेहतर ओनर ऑपरेटर काइंड ऑफ फार्मासिस्ट हो सकती हैं, और उनको उसमें ज़रूर आना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस एंड योर पेशेंस। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।